जो इस वीडियो को देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं घर आया तो सोहा बोली, भाईजान वो ना हुमा बाजी की तबीयत ख़राब है, उसे डॉक्टर के पास जाना है। मैंने उसे कहा, हुमा है कहाँ? तो वो बोली ऊपर रूम में लेटी हुई है। मैं मम्मा के पास बैठ गया और मुराद की शादी के बारे में मम्मा को बताने लगा। सोहा हुमा को लेने चली गई। मम्मा बोली, सब काम अच्छे से अंजाम पा गया ना शादी में? तो मैं बोला, जी मम्मा, आंटी आपका शुक्रिया अदा कर रही थी। तो मम्मा बोली, मैं जाऊंगी मुबारकबाद देने, जब मुझे घुटने के दर्द से निजात मिलेगी तब। मम्मा के जोड़ों में अक्सर दर्द रहता था, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर थीं। मैंने देखा रूबी ड्रामा देख रही थी, दिल नशीन। वो अक्सर ड्रामों में ही खोई रहती थी। इस वक्त स्क्रीन पर हुबा बुखारी और डॉक्टर हादी किसी मौजू पर बातचीत कर रहे थे। रूबी मुझे देखते हुए बोली, भाई ये बहुत अच्छा ड्रामा है। ये लड़की गांव से शहर डॉक्टर बनने आई है। तो मैं उसके करीब जाकर बैठ गया और बोला, मेरी गुड़िया, मैं जानता हूँ, मैंने थोड़ा सा ये ड्रामा देखा हुआ है। तो रूबी बोली, भाई ये लड़की एहसन खान को मिलनी चाहिए या फिर इस डॉक्टर को। तो मैं बोला, मेरी गुड़िया, मैं तो चाहता हूँ ड्रामे में इस लड़की की शादी एहसन से ही हो, मगर ये ड्रामा एक नॉवल है, खुजस्ता, जिसमें इसका मंगेतर दुश्मन मार देते हैं। तो रूबी बोली, भाई क्या ये सच है? तो मैं बोला, नहीं ये झूठ है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। तो वो मुझसे लिपट गई और बोली, भाई मैं भी चाहती हूँ कि खुजस्ता की शादी दरकज़ई से हो, पर तुम तो कुछ और ही बोल रहे हो। मैं उसके माथे पर बोसा लेते हुए बोला, मेरी गुड़िया, मैं झूठ बोल रहा था, तुम सीरियल इंजॉय करो, फिर देख लेना जैसा तुम सोच रही वैसा ही होगा। हमारे पीछे एमन खड़ी थी, वो हमारी बातें सुन रही थी। वो मुझे डांटते हुए बोली, क्यों हमारी गुड़िया को सता रहे हो? मैं बोला, अब मैंने भला क्या कर दिया है? वो बोली, तुम कह दो कि खुजस्ता सिर्फ दरकज़ई को ही मिलेगी। मैं बोला, जी कह तो दिया है। हम बातें कर रहे थे कि हमारी नौकरानी सदफ चाय लेकर आ गई। चाय पिएंगे साहब? मैंने सामने पड़े टेबल पर इशारा करते हुए कहा, जी यहाँ ही रख दें। वो चाय रख कर जाते हुए बोली, इमरान साहब, मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैं बोला, जी करें बात। तो वो बोली, पहले आप बीबी जी की मेडिसिन ले आएं। मैंने देखा तो सोहा हुमा को लेकर रूम की तरफ आ रही थी। हुमा अपने पेट पर हाथ रखकर बोझल कदमों से चल रही थी। वो शायद तकलीफ में थी। मैंने उससे पूछा, जी क्या हुआ हमारे घर की रौनक को? तो वो कराहते हुए बोली, भाई जब से घर आई हूँ पेट में दर्द हो रहा है। मैं बोला, अकेला दर्द ही है या फिर मोशन भी लगे हुए हैं? तो वो बोली, नहीं अभी दर्द ही है। तो मैंने सदफ से कहा, जाओ किचन में और अनार के छिलके का पाउडर ले आएं। तो हुमा बोली, भाई मैंने नहीं खाना, वो पाउडर बहुत कड़वा है। सोहा बोली, मैंने उस दिन ये अनार के छिलके वाला पाउडर खाया था, मोशन भी ठीक हो गए थे और पेट दर्द भी। सदफ ने बाफ स्पून उसे पाउडर दिया और उसे पानी का ग्लास भी दिया। हुमा ने थोड़ी हैचर मेचर के बाद उसे खा लिया। मैंने कहा, अब लेट जाएं, मुझे पानी लगाने भी जाना है। तो सोहा बोली, भाई जल्दी आ जाना, हमें डर लगता है जब आप घर में नहीं होते तो। एमन बोली, डर किस बात का, शेरनी है ना आप लोगों के साथ। मैं बोला, बड़ी आई शेरनी, तुम एक काम करो, तुम जाओ पानी लगाने, मैं घर पर रेस्ट करता हूँ। एमन डरते हुए, ना बाबा ना, मैं नहीं जाती, अगर वहाँ शेर आ गया तो फिर मैं क्या करूँगी? मैंने अपनी तरफ किसी को मुतवज्जे ना पाकर धीरे से बोला, तुम शेरनी हो तो शेर को थोड़ी सी दे देना, वो चला जाएगा। एमन बोली, एमे शेर दिए मजाल मैनू कुछ कह सके। मैं बोला, जब तुमने शेर को देनी ही नहीं है तो फिर शेरनी क्यों बन रही हो? एमन मुस्कुराते हुए, मैं क्यों दूं, शेर की हिम्मत है वो लेकर दिखाए। वो कई मुझे पकड़ाते हुए बोली, चलें छोटे नवाब, आप लेट हो रहे हैं, ये ना हो सारा पानी परेशे ही लगा ले, वैसे बड़ी प्यासी ज़मीन है इसकी। मैंने कई उठाई और दरवाजे की तरफ चला गया।
उसने दरअसल मुझे वार्निंग दी थी कि परेशे पानी चोरी और सीना जोरी करेगी। तुम उसे हर्ट क्यों नहीं करते कि वो तुमसे डरे? सूरत हाल तो ये थी कि मैं उस अथरी भोड़ी से अपने हकूक बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। मैंने देखा हुमा अब लेटी हुई थी, वो शायद दर्द की कैफियत से निकल चुकी थी। सूहा किचन में थी, दूध गर्म कर रही थी। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो एमन मेरे पीछे पीछे थी। मुझे बोली, नवाबजादे, जहाँ नफरत काम ना करे वहाँ मोहब्बत और दोस्ती का बीज बो दे, समझे ना मेरी बात? मैं बोला, साली, तुम मेरी तरफ हो या परेशे की तरफ? एमन मेरे करीब होते हुए बोली, मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ, इसलिए तुझे कह रही हूँ, जब तुम उससे प्यार करोगी तो वो तुमसे डरेगी, वरना वो चौधराहट कायम कर लेगी और तुम्हारे ऊपर अपना रोब जमा लेगी। मैं उसे पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला, ऐसे? तो वो कांपते हुए होंठों से बोली, हाँ ऐसे। तो मैं बोला, ऐसे ही ना? तो वो डरते डरते बोली, तुम तो मुझ पर ही लाइन मारने लग गए। तो मैं बोला, यार जब मेरी उस्तानी बन रही हो तो कुछ सिखा भी दो। एमन हिचकिचाते हुए बोली, शर्म करो, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ और तुम मेरे भाई जैसे हो। मैं बोला, भाई तो नहीं हूँ, भाई जैसा ही हूँ। एमन भी शायद मेरी बेचैनी को महसूस कर चुकी थी। वो बोली, तुम कुछ भी कहो पर हो तो तुम मेरे भाई ही हो ना? इस बार उसने भाई जरा बड़े ही चिढ़ा देने वाले अंदाज में कहा था। मैं बोला, भाई क्या मुलाकात नहीं कर सकता? एमन ने मुझे पीछे धकेलते हुए कहा, मैं करने दूंगी तो ही ना। मैं दूर खड़ा ही उसे शहवत अंगेज नज़रों से देखते हुए बोला, तुम खुद भी हवस में जल रही हो और मुझे भी जला रही हो। मैंने उसका जवाब सुने बगैर कई उठाई और पानी लगाने चल पड़ा। आज वैसे भी बारिश का मौसम था और आसमान पर बादल गरज रहे थे। मैं जब खेतों में दाखिल हुआ तो निकोलस और जेसिका लकड़ियां उठा उठाकर अंदर रख रहे थे। मैंने जेसिका से बोला, बारिश अभी बहुत दूर है, तुम अभी से सूखा बालन छुपा रही हो? तो वो बोली, नवाबजादे, तुझे नहीं पता, फिर गीलापन तंग करता है लकड़ियों का। मैं निकोलस से बोला, यार वो सुबह अगर सब्जियां तोड़नी है तो मुझे मत बुलाना, खुद ही बेचने ले जाना। तो वो बोला, सुबह हमने नहीं जाना सब्जी बेचने, हम कल शादी पर जा रहे हैं। मैं बोला, फिर वापसी कब तक होगी? तो वो बोला, मैं और शीमा 2 दिन बाद वापस आएंगे, जबकि नवीद और जेसिका बाजी बारात के अगले दिन तक वापस आ जाएंगे। तो मैं बोला, फिर तो ठीक है, आगे बड़ी ईद आ रही है, बस 4 दिन है, वो ठीक से गुजार लें, फिर देखेंगे। मैं जब निक्के पर पहुंचा तो परेशे के अब्बा समीर चाचा उर्फ जमाली अंकल बने पर टॉर्च लेकर बैठे हुए थी और परेशे नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा, सलाम चचा, कैसे हो? तो वो सिगरेट पीते हुए बोले, ठीक है पुत्र, मैं कब से देख रहा हूँ कि मिनट तो चंद ही रह गए हैं, पर नवाबजादा अभी तक नहीं आया। तो मैं भी बने पर बैठकर चचा के साथ 2-3 मिनट की मुख्तसर सी महफिल जमाते हुए बोला, जी चचा, मैं आ गया हूँ, देखो टाइम तो करीब ही है, आप सुनाएं, अब तो रात को नज़र आता है ना? तो जमाली चचा बोले, नहीं यार, मैं तो बस परी की मदद करने आया हूँ। वो कह रही थी आज बादल गरज रहे हैं तो उसे डर लग रहा है। मैं बोला, ये भी अच्छा है। मेरी नज़रें अब तक उसे ढूंढ रही थीं, क्योंकि मैं उससे छेड़खानी बहुत एंजॉय करता था। मैंने देखा कि वो खाल के बने पर चली आ रही है तो मैं बोला, चंगा चाचा, मैं भी टॉक शॉक बांध लूँ? तो जमाली चाचा बोले, जाओ पुत्र, टाइम से बांध लो। मैंने अपने खेत जहाँ तरबूज लगे हुए थे वहाँ से टोक दे दी, क्योंकि उस खेत ने जल्दी ही फल हो जाना था। उसमें तरबूज की तैयार फसल थी, उस फसल को बस पानी भराए नाम ही देना था। मैं खाल के किनारे किनारे चलकर परीशे के सब बंद चेक करने लगा, क्योंकि वो अक्सर पानी तोड़ लेती थी। वो मुझे इस तरह से बंद चेक करते देखकर मुस्कुराई और बोली, नवाबजादे, बेफिक्र हो जाओ, आज मैं हथौला ही रखूंगी, तुम तो कुछ ज़्यादा ही मोहतात हो गए हो। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। वो मेरी तरफ टॉर्च मारते हुए बोली, मैं अपने हमसायों की हक तलफी नहीं करूंगी। मैं बोला, शुक्रिया जनाब। वो मुस्कुराते हुए मेरे करीब आ गई। उसने पैंट के साथ ब्लू शर्ट पहन रखी थी। अंधेरी रात में भी उसका चेहरा चमक रहा था। टॉर्च की मध्यम रोशनी मुझसे टकराकर उसके चेहरे पर पड़ी रही थी। उसके सुर्ख होंठ मुझ पर एक मसरूर कुन सी ख्याली खुशबू बिखेर रहे थे। वो बोली, आज ना फिर फरहान आया था। मैं बोला,
क्या कह रहा था वो, और कब आया था परीशे? वो ना बाइक पर आया था, साथ में उसके एक बंदा भी था। मैं बोला, क्या कह रहा था वो? और फिर अब वो असलहा भी लाने लगा है। ये तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। परीशे चुप कर गई। मैंने फिर से बोला, क्या कह रहा था वो? तो वो बोली, वो मम्मा से कह रहा था कि मुझे परीशे का हाथ चाहिए। मैं बोला, वो उसे ही नशा पीकर बोंगियां मारता रहता है। तो वो मेरी बात को काटते बोली, नहीं, इस बार वो कमीना अल्टीमेटम देकर गया है। मैं बोला, क्या अल्टीमेटम दिया है उसने? तो वो बोली, वो कह रहा है बड़ी ईद के बाद अगर मेरी माँ ने मेरा हाथ उसे ना दिया तो वो मुझे घर से उठाकर ले जाएगा। साथ ही वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पापा ने आपको कुछ नहीं बताया? तो मैं बोला, नहीं, जमाली चचा ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया है। इतने में बिजली कड़क गई। बादलों की उस गरज से वो डरती हुई मेरे सीने से लग गई। उसके सीने में धड़कता हुआ दिल मुझे साफ महसूस हो रहा था। बेशक वो डरकर ही मेरे सीने से लगी थी, पर बिजलियां मेरे सीने पर भी गिरी थीं। वो एक मुख्तसर सी कुर्बत के बाद मुझसे अलग हुई और डरते डरते बोली, इस बार फरहान बड़े गुस्से में था। कहता, परी ने मुझसे शादी से इनकार किया तो फिर मैं उसे गोली मार दूंगा। मैं उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो और ये कार्ड रख लो, इस पर मेरा नंबर लिखा हुआ है। मैं बोला, अब जब भी वो आए तो मुझे एक कॉल लाजमी करना। वो बोली, जी, मैंने तो आज भी कामी भाई से बोला था कि वो नवाबजादा को बुला लाए, मगर वो था कि डर के मारे हिला ही नहीं। उसने मेरा कार्ड लिया और दूसरी तरफ मुंह करके अपनी कमीज़ में रख लिया। मैंने उसे देख लिया था तो वो शर्मा गई और बोली, मैं घर जाकर मोबाइल में महफूज कर लूँगी। परीशे शरारत करते हुए बोली, वैसे एक बात कहूँ तुमसे? मैं बोला, जी फरमाइए, क्या कहना है अब तुझे? परीशे बोली, तुम तो पूरी 3-4 दिन उस अंग्रेज़नी के पीछे ही पड़े रहे। तुझे अपने देश के लोग अच्छे नहीं लगते क्या? उसकी बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। वो जूलियट की बात कर रही थी। मैं बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो अपनी कोई उठाते हुए बोली, फिर कैसी बात है? मैं बोला, वो ना हैदर को जूलियट की नंद से खुफिया तौर पर मिलना था, इसलिए मैंने जूलियट से बात की थी। मेहंदी में रश ज़्यादा था तो सब लोग जूलियट और सानिया के साथ सेल्फियां बनवा रहे थे, तो हैदर की महबूबा उसे वक्त नहीं दे रही थी। परीशे मुस्कुराते हुए बोली, मैं इतनी भी नादान नहीं कि तुझे और तेरे दोस्तों को समझ ना सकूं। मैं हड़बड़ाते हुए बोला, तुम बड़ी जासूसी करती हो मेरी, और मैंने क्या कर दिया है या मेरे दोस्तों ने क्या कर दिया है?